आज मैं डॉक्टर लाल साहब सिंह मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत के विषय में विचार प्रस्तुत करने के लिए आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इसको मार्क्स का हिस्टोरिकल मेंटलिज्म का सिद्धांत कहा जाता है। इसी का नाम है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसे आर्थिक निर्धारणवाद भी कहते हैं या आर्थिक नियतिवाद भी कहते हैं। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है, यह मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो दार्शनिक सिद्धांत था, उसका यह एक क्रियात्मक पहलू है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को देखा होगा, वो इस बात को आसानी समझ सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको मेरा सुझाव है कि उसको देख लें। और उसके भी पहले मार्क्स के जीवन चरित्र पर, पूरी लाइफ हिस्ट्री पर भी एक वीडियो मेरा पहला बना है, जिसमें वह पूंजीपतियों का विरोध करता है, श्रमिकों का समर्थन करता है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है, और जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश उसका निष्कासन, देश निकाला होता रहता है। और इसी इतिहास की आर्थिक व्याख्या को समझने के लिए मैंने पहले के 2 वीडियो बनाए थे। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, जिसको आप कहते हैं कि मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है। इसमें 2 चीजें हैं, एक है तो ऐतिहासिक शब्द हिस्टोरिकल, और दूसरा है मेंटलिज्म। हिस्टोरिकल का यहाँ पर अर्थ केवल इतना ही है कि इतिहास का अर्थ ही होता है इतिहास, इति धन हास, ऐसा ही था या ऐसा ही रहा होगा, यानी उसका एक कुछ ऐसा कालक्रम होता है। इतिहास केवल कथाएं नहीं है, लड़ाइयों की कहानियां नहीं है, राजाओं का एक वंशानुगत लंबा इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास एक विकास की लंबी परंपरा है। और उस परंपरा को समझने के लिए मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया है वो भौतिकवाद उसे कहते हैं। यानी आर्थिक जो परिस्थितियां होती हैं, भौतिक स्थितियां होती हैं, वो इतिहास को प्रभावित करती हैं, संचालित करती हैं। समाज का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, आप जानते हैं, कभी नहीं रुकता, कभी अवरुद्ध नहीं होता। तो उस निरंतर विकास के क्रम में आर्थिक जो, यानी उस हमारे आसपास जो आर्थिक स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, वस्तुएं होती हैं, वह जो हमारे जीवन पर या समाज पर प्रभाव डालती हैं, उसी से इतिहास का निर्माण होता है। इस तरह से हमें समझ सकते हैं कि मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो मूलतः इतिहास की आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या करता है। आप मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझने के लिए मूल रूप से ये समझें कि मनुष्य के जीवन में भौतिक स्थिति का, अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है या क्या महत्व है। मनुष्य जब पैदा हुआ होगा तो वह अपने जीवन या अपने अस्तित्व को संचालित करने के लिए सबसे पहला काम प्रोडक्शन का किया होगा, उत्पादन का किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि उसे अपना जीवन यापन करना है। उस उत्पादन में फल तोड़कर, शिकार करके, मछली पकड़ के, कच्चे पक्के फल खा करके, पशुओं का शिकार करके वह जीवन यापन करता हुआ। तो ये जो पहली चीज है प्रोडक्शन की, मनुष्य द्वारा अपने जीवन के अस्तित्व के लिए,
वह उसकी मैटीरियल कंडीशन है, मैटीरियल प्रोडक्शन है। अन्न है, फल है, पशु हैं, मछलियां हैं, ये सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन है। ये बहुत मतलब आदमी सबसे पहले जन्म लेता है तो उसके सामने वैचारिकी नहीं आती, उसके सामने बहुत बड़ी चीजें विज्ञान की नहीं आती, बल्कि अपने प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति की यही स्थिति होती है। अब यहाँ मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझने के लिए हमको कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअली स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे उत्पादन के साधन, इस शब्द का प्रयोग किया है। उत्पादन के साधन का मतलब यह है कि किन किन साधनों से उत्पादन किया जाता है, और ये उत्पादन के साधन हर काल में एक जैसे नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। जैसे मतलब ये उत्पादन के साधन दो तरह के होते हैं। एक तो प्राकृतिक साधन होते हैं जिसमें भूमि आ गई, लैंड आ गया, या जलवायु आ गया, खनिज पदार्थ आ गए, ये उत्पादन के प्राकृतिक साधन है। और दूसरे जो यांत्रिक साधन है उसमें कल कारखाने, हथियार, इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, इसको उत्पादन का साधन कहते हैं। ये शब्द इसलिए समझना है कि मार्क्स ने इसका बार बार प्रयोग किया है। दूसरा है उत्पादन की शक्ति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की शक्ति में दो चीजें हैं, एक तो अभी जो मैंने उत्पादन के साधन बताए, और दूसरा है श्रम, लेबर। तीसरा है उत्पादन के संबंध, इस शब्द का प्रयोग किया है, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के संबंध का तात्पर्य होता है कि उत्पादन के जो स्रोत हैं, उत्पादन के जो साधन है, उस पर किसका नियंत्रण है, उस नियंत्रण के हिसाब से उत्पादन का संबंध निर्धारित होता है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि जब पूंजीपति का नियंत्रण है उत्पादन के स्रोतों और साधनों पर तो पूंजीवाद कहलाया, जब सामंत का नियंत्रण है तो सामंतवाद कहलाया, जब स्वामी का नियंत्रण है तो दास प्रथा कहलाया। इस तरह से तमाम, ये जान लीजिए कि रिलेशनशिप जो है प्रोडक्शन की, वो डिपेंड करती है कि व्यक्ति का उत्पादन के साधनों पर कंट्रोलिंग पोजीशन क्या है। इसके बाद एक शब्द आता है उत्पादन की प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन की प्रणाली में उत्पादन की जितनी शक्तियां होती हैं और उत्पादन के जो साधन हैं और श्रम है, ये सब उसमें आता है। और इस तरह से इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से एक शब्द है, हाफ्स यूज करता है, प्रयोग करता है, हैव्स और हैव्स नॉट। हैव्स माने जो शक्तियों पर अपना अधिकार रखते हैं, जो उत्पादन पर, उत्पादन के स्रोत पर, उत्पादन की शक्ति पर अपने अधिकार रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको हैव्स कहते हैं। विभिन्न युगों में इनके नाम बदलते रहेंगे, और जिनका नहीं है उसको हैव्स नॉट कहते हैं। तो हैव्स को हम शोषक भी कह सकते हैं और हैव्स नॉट को शोषित कहेंगे। और जो शोषक है वही शासक बनता है, वही सब कुछ पे नियंत्रण कर, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां जो हैं वही मुख्य होती हैं, और उसी से समाज नियंत्रित होता है, और उसी से सारी कुछ चीजें नियंत्रित होती हैं। दूसरी चीज इसी संबंध में ये समझ सकते हैं हाब्स के इस ऐतिहासिक भौतिकवाद में, कि एक उसका कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर माने आधार रचना, जिसको आप मूल ढांचा कहेंगे, और सुपर स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऊपरी ढांचा, अधिरचना। जैसे मकान का उदाहरण हम आपको दें तो किसी भी भवन का जो नींव के अंदर की संरचना है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर मकान की खिड़की, दरवाजे और तमाम चीजें, वो सब सुपर स्ट्रक्चर है। लेकिन जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो ऊपरी ढांचा है, वो डिपेंड करता है बेसिक स्ट्रक्चर पर। मार्क्स के सिद्धांत में आर्थिक व्यवस्था जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है किसी भी समाज का। और ऊपर का ढांचा जो सुपर स्ट्रक्चर है, वो चाहे धर्म हो, नैतिकता हो, कानून हो, राज्य हो,
कला हो, साहित्य हो, सामाजिक प्रथाएं हो, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। और ज्यों ज्यों बेसिक स्ट्रक्चर बदलता है, आर्थिक संसाधन के स्रोत और स्वरूप बदलते हैं, तो ऊपर का ढांचा भी बदलने लगता है ना। कला, साहित्य, संस्कृति, राज्य, कानून भी बदलने लगते हैं। अब इस क्रम को समझने में दो चीजें और हमको अब एक मानना पड़ेगा कि जो हाब्स था, और वेरी सॉरी, जो मार्क्स है, वो अपने इतिहास के आर्थिक व्याख्या में दो दृष्टिकोण रखता है, जिसको एक तो हम कहेंगे डायनेमिक व्यू, गत्यात्मक अवधारणा, एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था तीसरी व्यवस्था, जिसको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कह सकते हैं, जिसमें वो बताता है कि पहले प्राक साम्यवाद था, फिर दास प्रथा थी, फिर सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, फिर पूंजीवाद से सर्वहारा वर्ग की क्रांति हुई, फिर सर्वहारा वर्ग का समाज में अधिनायकत्व स्थापित हुआ, फिर समाजवाद आया और अंत में साम्यवाद आया। ये क्या है? डायनेमिक व्यू है इतिहास के समझने के क्रम का। और उसी में मार्क्स का एक दूसरा व्यू हम समझ सकते हैं, सिस्टम व्यू, व्यवस्था संबंधी अवधारणा। वो क्या है? ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर नियंत्रण कुछ लोग कर लेते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों में आप समझ सकते हैं कि भूमि है, पहाड़ है, वृक्ष हैं, झरने हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खनिज पदार्थ हैं। इन पर कुछ लोग नियंत्रण कर लेते हैं शक्ति के आधार पर या किसी आधार पर। और जब वो नियंत्रण कर लेते हैं उत्पादन के साधनों पर या प्राकृतिक संसाधनों पर, तो उनका अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण हो जाता है, इकोनॉमी पर नियंत्रण हो जाता है। और जब इनका इकोनॉमी पे नियंत्रण हो जाता है तो उनका सोसाइटी पे नियंत्रण हो जाता है। और उसी सोसाइटी पे जब नियंत्रण हो गया तो राज्य, सरकार, सब पर नियंत्रण हो जाता है। और आज आप समझ भी रहे हैं, आज के जमाने में भी आप देखते होंगे कि जिनके हाथों में आर्थिक संसाधन होते हैं, जिनके हाथों में संपत्ति होती है, पूंजी होती है, बाजारवाद, भौतिकवाद का जमाना है, जिनका इन पर नियंत्रण होता है, उन्हीं का सरकार पर नियंत्रण होता है। कहने के लिए सरकार ने भले कहे कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि जो भी नियम कानून बनते हैं, जो भी बातें की जाती हैं, जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, योजनाएं बनती हैं, कहीं न कहीं उसमें आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण करने वाले लोगों का हित निहित होता है, छिपा रहता है, और वो उसके हाथ की कठपुतली होते हैं। ये सारी चीजें जो पूंजीपति होता है या जिनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कंट्रोल होता है, उनके हाथ का ये राज्य, सरकार, कानून और धर्म, ये सब चीजें उनके हाथ की कठपुतली होती है, क्योंकि वो इसे व्याख्या करते हैं। अब हम एक एक क्रम में समझेंगे। जैसे पहले वो कहता है कि आदिम साम्यवाद, प्री कम्युनिज्म, इसे हम समझने के लिए प्री हिस्टोरिक एज के रूप में समझ सकते हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, यानी जब राज्य समाज वगैरह नहीं था, तो उसके पूर्व की स्थिति को इतिहास में प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। उसी का नाम दिया है मार्क्स ने आदिम साम्यवाद या प्री कम्युनिज्म। इसमें क्या क्या था? इसमें समाज नहीं था, मानव जीवन बड़ा ही सादा था, सरल था, सीधा था, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं था, शोषण नहीं था, प्रकृति की हर वस्तु पर हर व्यक्ति का नियंत्रण था, उत्पादन के साधन बड़े सामान्य थे, पत्थर करना हो गया या धनुष बाण हो गया, इन्हीं को फेंक करके पशु पक्षियों को मारते थे, अपना खाते थे। और एक बात आई कि जंगली जानवरों के भय से, सुरक्षा की दृष्टि से उस समय व्यक्ति एकत्रित होकर एक जगह रहने लगा, ग्रुप में रहने लगा। जब वो ग्रुप में रहने लगा तो निश्चित रूप से जीवन को सुखमय बनाने के साधन तो प्राकृतिक अवस्था में, आदिम अवस्था में बहुत सीमित रहे होंगे, और सभी लोग अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, इसलिए लोगों में संघर्ष हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। किसके लिए? अपने लाइफ के लिए, उन संसाधनों पर नियंत्रण के लिए। तो अब युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई में अब क्या हो गया कि
उसके अंदर कुछ लोगों को मार दिया, युद्ध में मरते ही हैं लोग, और कुछ लोगों को मारा नहीं बल्कि उनको जिंदा रखा और अपना दास बना लिया। तो क्या एक इसी क्रम में धीरे धीरे एक दूसरी व्यवस्था आ जाती है जिसको मार्क्स दास प्रथा कहता है, स्लेवरी, दास प्रथा। अब यहां पर जो प्री कम्युनिज्म में था वो अभियान नहीं है। प्री कम्युनिज्म में वर्ग नहीं था, संघर्ष नहीं था, शोषण नहीं था, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, उत्पादन का साधन बड़ा सीधा और सरल था। लेकिन अब दास प्रथा में यह सब बदल गया। दास प्रथा में उत्पादन के साधन बदले, पत्थरों के अनुसार के स्थान पर धातु, जैसे पाषाण काल पढ़ा होगा आपने, लौह काल पढ़ा होगा आपने, हाँ, स्टोन एज, आयरन एज, यानी जब पत्थरों का प्रयोग हुआ तो पाषाण युग कहा गया, और जब लोहे का प्रयोग हुआ, दूसरी धातुओं का प्रयोग हुआ तो लौह युग कहा गया। काष्ठ युग भी था, लकड़ियों के भी हथियार बनाए जाते थे, उत्पादन के साधन बदल गए। और उसमें क्या हुआ कि अब निजी संपत्ति हो गई, क्योंकि भूमि पर जिन लोगों ने विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने अधिकार कर लिया, और जिन लोगों जो हार गए तो वो दास बन गए। तो भूमि पर किसका अधिकार हो गया? विजेता जो था, जो स्वामी था। तो दो वर्ग बन गया, स्वामी और दास। स्वामी दासों पर नियंत्रण करने लगा, उनका शोषण करने लगा। तो शोषक और शोषित के रूप में ये दो वर्ग आए। स्वामी के पास सब कुछ था और दास के पास कुछ भी नहीं था सिवाय श्रम के। इसीलिए स्वामी को मार्क्स की भाषा में हैव्स कहेंगे, HAVES, और दास को क्या कहेंगे? हैव्स नॉट। कुछ भी नहीं था इनके पास, वो केवल स्वामी की सेवा करते थे, स्वामी के नियंत्रण में रहते थे। स्वामी की इच्छा कोई करी तो उनको खिलाया, कुछ दिया या नहीं दिया। और इस तरह से ये एक पूरा युग बन गया। इसमें बहुत साल लगे होंगे, हजारों वर्ष लग सकते हैं। और उस तरह से धीरे धीरे आर्थिक संसाधनों पर चूंकि स्वामियों का नियंत्रण था तो इसलिए ये व्यवस्था बदल गई। अब इसमें क्या हुआ कि इसके बाद उन्हीं स्वामियों में भी संघर्ष हुआ होगा अपने वर्चस्व को लेकर के। तो उसमें जो सबको हरा दिया अपने बल से, छल से या किससे, वो एक अधिकारी राजा बन गया, एक छत्र अधिकार उसका हो गया। और उत्पादन के साधनों में भी परिवर्तन हुआ। भूमि के जगह पर कृषि आ गया, साधन संसाधन बदले, हल आदि बदले। वर्ग तो था ही, लेकिन जब दासों ने आंदोलन किया कि उनको जब समझ में आया कि ये तो बड़ा शोषण हो रहा है हमारा, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो स्वामियों ने कहा ठीक है, हम आपको स्वतंत्र कर देते हैं, जाइए। अब वो जाएं तो कहाँ जाएं, उनका कुछ है तो नहीं। तो फिर वो सामंत के पास आते हैं जिनके पास जमीन थी, लैंड था, और कहते हैं कहाँ जाए? ठीक है, हमारी जमीन ले लो, हमारी जमीन पर खेती करो। तो खेती कहाँ से करें? न उनके पास बैल थे, न हल था, न बीज था, न खाद था, न सिंचाई के संसाधन थे। तो इस सब को सामंत ने मुहैया कराया किसानों को। और उत्पादन के बाद बैल के बदले उत्पादन ले लिया, सिंचाई के बदले ले लिया, बीज के बदले ले लिया, और फिर उत्पादन का आधा ले लिया। तो बचा क्या? तो जैसे मान लीजिए, कल्पना करिए कि 100 किलो यदि उत्पन्न हुआ किसी खेत में, तो 10 किलो भी किसान नहीं पाता था, 80 से 90 किलो जो है सामंत ले जाता था। ये दूसरी प्रथा आ गई। आप देखते जाइए कि जो दास प्रथा थी उसमें जो दो वर्ग था, वही दो वर्ग नाम बदला है। दास किसान कहलाए और स्वामी सामंत कहलाए, नाम बदला, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दास दास ही रहे और स्वामी और मजबूत हो गए, वो सामंत कहलाए। जब सभी राजा, कोई एक राजा रहा होगा, पूरी भूमि पर वो नियंत्रण कर लिया, तो उसने अपने कुछ लोगों को अपने राज्य के या जमीन के कुछ कुछ टुकड़ों को दिया होगा, वो सामंत कहलाए। उन सामंतों ने किसानों से काम लिया, राजा को टैक्स दिया, शोषण किया, और इस तरह से चलता रहा। अब फिर इसे व्यवस्था भी हजारों साल चली होगी।
इसमें भी संघर्ष हुआ होगा। अब जब इसमें संघर्ष हुआ और किसानों ने विरोध किया तो सामंतों ने कहा ठीक है, हम आपको छोड़ते हैं, आप फ्री हैं। अब वो फ्री होके जाए कहां, जमीन तो उनकी है नहीं। और अब जो ये व्यवस्था आती है इसमें सारे संसाधन बदल गए। इसमें क्या हुआ कि ये स्थिति आते आते 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में। और पहले तो एग्रीकल्चरल कैपिटलिज्म आया, कृषि से संबंधित पूंजीवाद, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, मशीनों का प्रयोग करना, क्योंकि उत्पादन के साधन बदल गए। उद्योग, व्यापार, मशीन, व्यापार विनिमय हो गया, कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा ज्यादा ज्यादा उत्पन्न करने का। इसमें क्या हुआ कि अब ये मजदूर, उसकी जो दास प्रथा में दास था, सामंतवाद में कृषक था, कुछ भी उसके पास नहीं था, वही अब पूंजीवाद में मजदूर कहलाया। फिर यहां पर हम वही शब्द दोहराएंगे, हैव्स एंड हैव्स नॉट। हैव्स पूंजीपति है जिसका सब कुछ है, सब पर नियंत्रण है, और हैव्स नॉट जो है वो मजदूर है। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड का प्रयोग करता है मार्क्स। पूंजीपतियों के लिए बुर्जुआ शब्द का प्रयोग करता है और श्रमिकों के लिए प्रोलेटारिएट शब्द का, जिसको सर्वहारा कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। तो सर्वहारा वो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है। अब जब पूंजीवाद का ये विकास हुआ, मशीनें आई, औद्योगिक क्रांतियां हुई, तो इसमें क्या हुआ कि शहरों में विकास हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ। और उस शहरों के विकास होने के कारण वहां पर अब सभी गांवों से लोग गए, मजदूर हुए, मशीनें आ गई थी, इसलिए सबको काम नहीं मिला। बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी, शोषण, भूखमरी के शिकार हो गए। और पूंजीपति जो है कम से कम वेतन दे करके अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता था। ये वेज लेबर कहलाए, इनका पारिश्रमिक दिया जाता था। पूंजीवाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, प्राइवेट ओनरशिप हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया। या यूं आप मोटे मोटे चीजों में समझ सकते हैं कि सामंतवाद में जो किसान था वह सामंत का अर्धदास था, लेकिन पूंजीवाद में वही किसान वेतन भोगी मजदूर के रूप में, एक दास के ही रूप में पूंजीवाद के अंदर था। शोषण एकदम चरम पर हो गया था और उसका नतीजा ये हुआ कि हर तरफ अत्याचार, अभाव, अराजकता इंतहा हो गया। घनी आबादी थी, चाइल्ड लेबर हो गया, पॉपुलेशन हो गया, बहुत बढ़ गया। भूख के नाते, बीमारी के नाते, प्रदूषण के नाते श्रमिक मरने लगे, भूखों मरने लगे। तो इसका अंतिम परिणाम हुआ कि सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग, जिसको भी मैंने पीछे बताया था, उसने पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी, जिसे हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग की क्रांति। और सर्वहारा वर्ग की क्रांति में श्रमिक या सर्वहारा वर्ग जीता, पूंजीपति हारा। उसका कारण क्या था? एक कारण तो यह था कि पूंजीपति सर्वहारा वर्ग 90% था, मजदूर की आबादी 90% थी, और पूंजीपतियों की आबादी जो है 10% थी। तो आबादी संख्या में कम थी, इसलिए हार गए। और दूसरा कारण था कि मशीनें भले थी, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ मजदूर, कुछ श्रमिक तो चाहिए थे। लेकिन जब सर्वहारा वर्ग ने क्रांति कर दी, मजदूर वर्ग ने क्रांति कर दी, तो फिर वो मजदूरें ठप हो, मशीनें ठप हो गई, उत्पादन ठप हो गया, और इस तरह से पूंजीपति परास्त हो गया, हार गया। क्योंकि ये कोई मशीन चलाने वाला नहीं, तो मशीन का कोई मतलब मीनिंगलेस हो जाया करती है। और इस तरह से सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बाद जब सर्वहारा वर्ग जीतता है तो उससे सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य आ जाता है, समाज में अधिनायकत्व आ जाता है। मजदूरों के विजय के बाद समाज में सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित होती है। उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के स्रोतों पर सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण होता है। और यद्यपि शुरू में कुछ पूंजीपति रह गए, ये नहीं कि
सर्वहारा वर्ग की क्रांति में सब एक ही साथ खत्म हो गए, लेकिन धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के आने के बाद पूंजीपति वर्ग बिल्कुल खत्म हो गया, एक ही वर्ग रह गया, मजदूरों का वर्ग रह गया। तो ये स्थिति जब आती है तो इसे हम समाजवाद कह सकते हैं। मार्क्स ने कहा है समाजवाद आया, उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो गया, प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक व्यक्ति का नियंत्रण हो गया, निजी स्वामित्व और निजी संपत्ति रही नहीं गई, सारे संसाधन जनता के हो गए, उत्पादन का बंटवारा जो है बराबरी पर होने लगा, समानुपातिक बंटवारा होने लगा और सबको समान अवसर मिलने लगा। समाजवाद की जो मुख्य पहचान बनी वो ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य और योग्यता के अनुसार वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। उपभोग की वस्तुओं का, किसी भी प्रकार की वस्तुओं का वितरण कार्य और योग्यता के अनुसार किया जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत सही इसलिए नहीं था कि स्त्रियां, बच्चे, बीमार, वृद्ध, ये ऐसे तमाम लोग हैं जो कार्य नहीं कर पाएंगे, उनका कैसे गुजारा होगा। तो मार्क्स का तो अंतिम लक्ष्य था साम्यवाद। वो कहता अब साम्यवाद आएगा जिसमें साम्यवाद के अंतर जो है वस्तुओं का वितरण वह सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार, कार्य के अनुसार तो किया ही जाएगा, आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और सोसाइटी क्लासलेस हो जाएगी। सोसाइटी में शोषण नहीं रहेगा, निजी संपत्ति नहीं रहेगा। एक बार आप ध्यान दें कि प्री कम्युनिज्म में, प्राक साम्यवाद काल में जो जैसे जैसे था, वर्ग नहीं था तो साम्यवाद में वर्ग नहीं है। प्राक साम्यवाद में निजी संपत्ति नहीं थी, साम्यवाद में भी निजी संपत्ति नहीं है। शोषण नहीं था, शोषण नहीं है। शोषण नहीं था तो स्टेट नहीं है। तो क्लॉसलेस, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना साम्यवाद में होगी। क्योंकि ये जो बताया मैंने, बार बार इस बात का मैंने जिक्र किया कि ये राज्य क्या है, एक शोषण का यंत्र है। जो भी भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखता है वह अपने शोषण को लीगल करने के लिए, वैधानिकरण उसका करने के लिए वह कानून बनाता है। मार्क्स बार बार कहता है कि व्हाट इज स्टेट, तो कहता है स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का यंत्र है। तो वो राज्य का इसलिए विरोध करता है कि वो शोषण का विरोध करता है। तो जो साम्यवाद आया उसमें राज्य नहीं है, क्लासलेस है और स्टेटलेस है, और अंत में यही जो है कम्युनिज्म की स्थापना हो जाती है। इसमें न पावर है न पॉलिटिक्स है, सारे लोग जो श्रमिक हैं उनका साम्राज्य है। और एक जिसको मार्क्सवादियों ने बाद में कहा कि ये स्वर्ग का शासन होगा, कम्युनिज्म क्या है, पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण है और ये स्थापना होगी। अब इसकी विशेष जो इसके अंदर जो चीजें थी, इसको समझने के लिए इसे वर्ग क्या है, वर्ग संघर्ष क्या है, शोषण क्या है, और जो लाभ लेता है पूंजीपति, जिसको मार्क्स का एक शब्द है अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू, ये सब क्या है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसको आप देखेंगे और उससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।